तो बेटा कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय इंडिया और मालदीव के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। इससे ज्योग्राफी की जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो भी हमें इसमें मिलेगी, प्लस इंटरनेशनल रिलेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसकी जानकारी भी हमको मिलेगी। तो मालदीव का मुद्दा क्या है ये हम करंट अफेयर्स में समझेंगे। तो देखेंगे, हेडिंग भी वही है, इंडिया और मालदीव रिलेशंस के ऊपर है। देखिए आप, इंडिया मालदीव रिलेशंस, द स्टोरी ऑफ डिप्लोमेटिक टर्चर, ये टॉपिक है हमारा। इसमें स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी कुछ हुआ है हम उन सबको देखेंगे और समझेंगे, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम उनको भी समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो सिलेबस है उसमें ये कहाँ आता है। तो हमारा जो जीएस का जो सेकंड पेपर है, जीएस के सेकंड पेपर में ये जो सिलेबस दिया गया है, जीएस के सेकंड पेपर में आप देखेंगे कि इंडिया एंड इट्स नेबर रिलेशंस, ठीक है। आप देखेंगे ये हमें कहाँ पे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, सवाल तो ये है ना, इस टॉपिक को हम क्यों तैयार कर रहे हैं। इंडियाज इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ जो उसके संबंध है उसको हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मालदीव हमारा एक पड़ोसी देश है, ठीक है। दूसरी बात है बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। यहाँ पे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और सामूहिक जो क्षेत्रीय और जो विश्व स्तर पे जो समूह बनते हैं उनमें जो समझौते होते हैं, इंडिया पे उनका, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट क्या है और उस पर प्रभाव क्या पड़ते हैं उनके इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ पे हम तैयार करते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे उसमें ज्योग्राफी से भी चीजें पूछी जाएंगी, ज्योग्राफी भी हम तैयार करेंगे, और ज्योग्राफी के साथ साथ जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है, और चूंकि हम करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं और साथ में इंटरनेशनल रिलेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जीएस का सेकंड पेपर है, ये जीएस के सेकंड पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, ये आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आपको मिलेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि मालदीव में पिछले 2 वर्षों में हुई राजनीतिक घटनाओं की विवेचना कीजिए और यह बताइए कि ये क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है। सेम सेम जो है अभी ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हुई है, और मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न को बनाया जाना जो है बहुत आवश्यक हो जाता है। डिस्कस डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन मालदीव इन द लास्ट 2 years, शुड दे बी ऑफ एनी कॉज ऑफ कंसर्न टू इंडिया, ये प्रश्न है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है ये इसी से लिंक होता है, और हम इसका आंसर भी समझेंगे अभी। मोतियों के हार, द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, से आप क्या समझते हैं, ये भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसका सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षिप्त रूप रेखा दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया, briefly outline the steps taken by India to counter this। तो ये क्वेश्चन जो है मेंस एग्जामिनेशन में उसी साल पूछा गया है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि हम यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि चूंकि हम मालदीव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम मालदीव के बारे में ये देख लेते हैं कि देखिए ये हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप जो है जो कि भारत का हिस्सा है, और यहाँ पे ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 9 डिग्री चैनल है। ये वाला जो एरिया है ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 9 डिग्री चैनल, ये वाला 9 डिग्री चैनल है। और 9 डिग्री चैनल ये देखिए यहाँ पे मिनिकॉय है, ठीक है, भारत के अंतर्गत आता ही है, हमारा है ये मिनिकॉय। और इसके ऊपर जो है लक्षद्वीप है, ये भी लक्षद्वीप में ही आता है, यहाँ पे केरल।
तो आप ये समझ लीजिए कि मेनिकॉय यहाँ पे है, इसके ऊपर 9 डिग्री चैनल है। चैनल होता क्या है, चैनल किसे कहते हैं? तो चैनल का मतलब होता है कि जो हमारा, जो कह सकते हैं, जो हमारी सीधी सीधी लाइन है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, जिनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उस पर कुछ इमेजिनरी लाइन है जो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है। तो अगर हम पृथ्वी को देखेंगे तो हमारी पृथ्वी 2 भागों में विभाजित है। हमारी जो पृथ्वी है वो 2 भागों में विभाजित है। तो हम थोड़ा सा इसको आपको समझा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पृथ्वी जो है ये है, तो अगर इसका ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे भी होगा, 8 डिग्री भी होगा, ठीक है, 8 डिग्री भी होगा, तो कहीं 9 डिग्री भी होगा। बात समझ रहे हैं आप हमारी, 9 डिग्री भी होगा। तो ये हम बात आपको बता रहे हैं, ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर है। और ये जो है किसे, इसे हम क्या हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो 9 डिग्री है, ये जो 9 डिग्री वाली जो लाइन है, ये जो 9 डिग्री वाली लाइन है, ये वाली 9 डिग्री जो चैनल है, ये मेनिकॉय है। और यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, ये जो 8 डिग्री चैनल है उसके नीचे मालदीव है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है कि जो 8 डिग्री चैनल है वो किस किस को सेपरेट करता है। तो 8 डिग्री चैनल जो है सेपरेट करता है किस किस को, मिनिकॉय और मालदीव को, या लक्षद्वीप या मालदीव को, ऐसे हम बोल सकते हैं। चैनल क्या होते हैं, जहां से जहाज गुजरते हैं, जहां से शिप जो है गुजरते हैं, क्रॉस करते हैं, ये एक रास्ता है। तो इस तरीके से हमने हमने समझा 8 डिग्री चैनल क्या है। यहाँ पे एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 9 डिग्री चैनल है, ये बेनिकॉय है, ये ऊपर कवरत्ती है, इधर कवरत्ती क्या है, राजधानी है। किसकी राजधानी है, किसका कैपिटल है, लक्षद्वीप का कैपिटल है। लक्षद्वीप क्या है, हमारा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। तो आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश हमारा वो लक्षद्वीप। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मिनिकॉय है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो चलिए हमने आपको यहाँ पे ये जो है, अब हम चूंकि मालदीव के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले हम मालदीव को समझ लेते हैं अच्छे से। मालदीव जो है, आप देखेंगे ये मालदीव का मैप है, और मालदीव कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे कोई ऐसा सीधा कोई जमीन नहीं है पूरा कि साहब आप यहाँ पे अगर आपको कहीं से भी जाना हो, अगर मालदीव घूमने के लिए आपको जाना है, जनरली मालदीव जो है एक हनीमून पॉइंट है। मतलब हनीमून पॉइंट का मतलब होता है कि जब लड़का लड़की शादी करते हैं तो हनीमून मनाने के लिए मालदीव जाते हैं। अब भाई जिनकी जेब में पैसा है वो हनीमून मालदीव जाते हैं, नहीं तो भारत के लोग तो गोवा ही चले जाते हैं, उसी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा है वो मालदीव जा सकते हैं। अब लोग मालदीव जाते क्यों हैं? मालदीव लोग इसलिए जाते हैं, उसके पीछे कारण है एंजॉय करने के लिए। तो एंजॉय करने के लिए मालदीव में ऐसा क्या है कि जिससे वहां एंजॉय होता है। देखिए यहाँ पे सब जगह लिखा हुआ है एटॉल, लिखा हुआ है एटॉल, ठीक है। यहाँ पे जो है एक प्रकार का मूंगा होता है, मूंगा एक जीव होता है मूंगा, और मूंगा जीवित रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका खोल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो बहुत सारे मूंगे जब मर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका जो उनकी जो कह सकते हैं स्केलेटन है वो बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है तो काफी कठोर होती है। तो बहुत सारे जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे क्या बन जाता है, एक टापू जैसा बन जाता है, एक आइलैंड जैसा बन जाता है। जो आइलैंड जैसा बन जाता है फिर वहां पे क्या मतलब छोटे छोटे समुद्र के बीच में जो है बड़े सुंदर दिखते हैं ये, ठीक है। मूंगा जो होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, कलरफुल दिखता है। तो लोग क्या करते हैं, और चूंकि इसके लिए आइडियल जो
जो टेम्परेचर है यहाँ पे उनको मिलता है, इसलिए यहाँ पे है ये। तो ये सब जो बने हुए मूंगा से बने हुए एटॉल, ये सभी एटॉल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या किया गया है, यहाँ पे जो मालदीव है और मालदीव की सरकार ने यहाँ पे बड़े बड़े वो बनाए हैं, क्या कह सकते हैं, कॉटेज बनाए हैं। कॉटेज हैं, विला है, यहाँ पे लोग यहाँ पे जाते हैं, रुकते हैं समुद्र के बीच में, और जहाँ पे छोटी छोटी आइलैंड्स हैं वहां पे जाके लोग रहते हैं, रुकते हैं। क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कह सकते हैं डोल्ड्रम एरिया है। तो समुद्र के अंदर आप देखेंगे जो इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है उसे हम डोल्ड्रम एरिया कहते हैं। ज्योग्राफी में आप देखेंगे डोल्ड्रम एरिया वो होता है, डोल्ड्रम क्षेत्र वो होता है जहां पे शांति रहती है, ठीक है, तूफान नहीं बनता है। तो यहाँ का समुद्र बहुत शांत है, और चूंकि एटॉल है तो एटॉल के कारण जो पानी है वो बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा गहरा नहीं है एकदम। आप देखेंगे तो वहां पे आराम से आप जो है इतना इतना पानी है, आराम से आप समुद्र के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। पानी बहुत नीला है, एकदम साफ है, क्लीन है एकदम, बिल्कुल भी गंदगी नहीं, साफ और स्वच्छ। तो लोग इसलिए यहाँ पे जाते हैं। और इसकी जो कैपिटल है मालदीव की वो माले है, ठीक है, माले इसकी क्या है, राजधानी है मालदीव की। तो ये थोड़ा सा हमने क्या आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में दिया है मैप के द्वारा। अब सवाल कहां से उठता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये लक्षद्वीप घूमने के लिए चले, लक्षद्वीप घूमने के लिए गए हमारे प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है अपनी कुछ पिक्चर्स जो है वो डाली और बताया कि लक्षद्वीप कितना अच्छा है, लक्षद्वीप की जो सुंदरता है, राइट, ये उन्होंने देखा है कि किसी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा नजारा आपको यहाँ पे दिख रहा है समुद्र का, एकदम नीला पानी है, साफ पानी है। और आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि मालदीव के पास में ही है। आप देखिए हम लोग जो है 9 डिग्री से ही तो अलग है, ठीक है। तो मतलब जो सुंदरता मालदीव में हो सकती है वो सुंदरता लक्षद्वीप में क्यों नहीं हो सकती है। यही चीज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताने की कोशिश की है। देखिए आप कितने अच्छे जो बीच आपको ये समुद्र दिख रहा है, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी जो है लक्षद्वीप की यात्रा पे गए और उन्होंने जो है पिक्चर पोस्ट कर दी। तो ऐसे में हुआ ये कि वहां के कुछ मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने, उनके मन में आया कि साहब ये तो हमारे साथ हमारा कंपैरिजन किया जा रहा है, हमारी तुलना मालदीव से की जा रही है। तो उन्होंने कुछ मंत्रियों ने क्या किया, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट डाल दी जो कि भारत के लिए अपमानजनक थी, ठीक है, भारत के लिए अच्छा नहीं था। जबकि भारत के ही बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं, पहला रैंक है भारत का मालदीव में घूमने वालों का, तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है मालदीव को हमसे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप देखेंगे कि इनके जो 3 मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये उजुजू हैं, इन्होंने जो है कह सकते हैं क्या किया, इन्होंने जो है पोस्ट कह सकते हैं डाल दी। और इन्होंने जब ये पोस्ट डाल दी तो उसके बाद जो है भारत में एक तरीके से सोशल मीडिया पे एक सैलाब सा आ गया और सब लोगों ने जो है ट्वीट करना चालू कर दिया, बॉयकॉट मालदीव। तो बॉयकॉट मालदीव, और हमने लक्षद्वीप को प्रमोट करना चालू कर दिया, हमने लक्षद्वीप को प्रमोट करना चालू कर दिया कि भाई वो सारी चीजें सिर्फ हमारे पास क्या, लक्षद्वीप में क्या नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आधारभूत ढांचा नहीं, बाकी वो सारी चीजें, सुंदरता जो है वो किसी मालदीव से कम नहीं है। तो अब देखेंगे यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये है कि मालदीव में, मैं आपको बता दूं पहले से ही, मालदीव में पहले से ही क्या चल रहा है, मालदीव में पहले से ही एक, मालदीव में पहले से ही एक सेकंड बताइए क्या, मालदीव में पहले से ही भारत के खिलाफ जो है एक आंदोलन चल रहा था जिसको इंडिया आउट कहते हैं, एक तरीके का कैंपेन चल रहा था। वहां के जो प्रेसिडेंट बने हैं, और तो इन प्रेसिडेंट ने क्या किया, इन प्रेसिडेंट ने कह सकते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट एक तरीके से ये कैंपेन चलाया
और उन्होंने वहां का प्रेसिडेंट जो इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन उन्होंने वहां से किया, जीत लिया। अब आप समझिए कि एक सेकंड, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोईजी साहब जो है, इन्होंने, मैंने आपको कहा, ये इनकी जो पार्टी का नाम है वो है पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी। पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो उसके उससे रिलेट करते हैं, ये उससे संबंधित है, ये उनकी पार्टी का नाम है। अब हम जो मोईजी साहब हैं इनके, हम इंडिया मालदीव के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इनको हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए जो हमें समझना है। इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, इंडिया और मालदीव जो है वो शेयर करता है हमारे जो एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस एंड कॉमर्शियल लिंक्स जो हैं वो बहुत पहले से, आज से नहीं है, सालों से। मैंने आपको चोला डायनेस्टी के बारे में बताया, आपको एंशिएंट हिस्ट्री बताया था। तो एंशिएंट हिस्ट्री के समय से जो कह सकते हैं राज जो चोलक थे उनका यहाँ पे शासन था। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश शासन आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, ब्रिटिश कॉलोनी रहा ये। और उसके बाद इसको जो आजादी मिली वो 1965 में मिली, 1965 में। और सोचिए, भारत एक इस बार पहला देश था, भारत एक पहला देश था जिसने जो है मालदीव को रिकॉग्नाइज किया। भारत एक पहला देश है जिसने मालदीव को रिकॉग्नाइज किया। और वो 1965 के बाद हमारे डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं इस देश के साथ में वो स्टैब्लिश हुए। हम देखेंगे कि जो मालदीव है उसका लोकेशन क्या है। तो ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, लगभग कह सकते हैं 70 नॉटिकल माइल्स है जो कि मिनिकॉय से है। और 300 नॉटिकल माइल्स जो है वो हमारे जो पश्चिमी तट है इंडिया का उससे। अगर हम देखेंगे कि ये एक, मैंने जैसे बताया कि इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ये जो इंपॉर्टेंस है इसका क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉमर्शियल सी लेन्स है। और यहाँ कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ के द्वारा बहुत सारे जो जहाज हैं, जो शिप जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको रेड सी के बारे में बताया था उसी तरीके से यहाँ बहुत सारे जो भी जहाज है वो यहाँ से, मैं भी आपको मैप में बताऊंगा। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका भारत के लिए। आगे हम देखेंगे कि इंडिया जो है इसकी, कह सकते हैं कि भारत के लिए जो पॉलिसी थी वो, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हमारी पड़ोसी पहले की नीति है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो चूंकि मालदीव हमारा जो है वो एक पड़ोसी देश है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ये जो हमारा पड़ोसी देश है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ भी हमारी पॉलिसी क्या है, यहाँ भी हमारी नीति क्या है? हमारी जो नीति है वो है पड़ोसी पहले की नीति। तो वहां पे भी एक, कह सकते हैं कि भारत यहाँ पे एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है भारत। और साथ ही साथ जो है यहाँ पहले जो पॉलिसी थी वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी थी। पहले यहाँ पे जो पॉलिसी थी वो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी थी, भारत पहले। तो दोनों देशों के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है काफी चल रहे थे। अचानक ये बीच में इस तरीके की सिचुएशन आ गई। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एक हमारा इनके साथ में मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी ऑफ 1976 में एक एग्रीमेंट हुआ था, 1976 में। और ये रिकॉग्नाइज करता है कि मालदीव जो मिनिकॉय है, मालदीव हैज रिकॉग्नाइज्ड मिनिकॉय एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 1976 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत जो है ये सहमति हुई कि जो मिनिकॉय है भारत का एक अभिन्न अंग है। फिर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक अटेम्प्ट हुआ था जिसको हम तख्ता पलट कहते हैं हिंदी में। तो 1988 में यहाँ पे एक तख्ता पलट हुआ था। तो उसमें मालदीव ने रिक्वेस्ट किया भारत से। तो आप समझिए कि भारत ने यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का काम किया है, लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया है। तो भारत ने हमेशा जो है
इनको हेल्प किया है। 2004 की सुनामी जब आई थी तो भारत ने, कह सकते हैं कि भारत ने काफी इनको मदद दी सुनामी के समय 2004 में। पानी की एक बार समस्या हो गई थी मालदीव में। पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर का जब प्रॉब्लम हो गया इनके यहाँ, वाटर क्राइसिस, तो मालदीव को दिसंबर 2014 में भारत ने मदद की। इसी तरीके से आप देखेंगे कि भारत ने कई बार इनकी मदद की। और साथ ही साथ जब कोविड आया था तो कोविड के समय भी भारत ने जो है यहाँ पे सबसे पहले, कह सकते हैं, वैक्सीन पहुंचाया। तो मैं आपको यहाँ क्या कहना चाहता हूं कि भारत हमेशा प्रयास ये करता रहा है, भारत हमेशा कोशिश ये करता रहा है कि हमारे मालदीव के साथ संबंध अच्छे हों। इसलिए हमेशा हमने मालदीव को हेल्प किया। अब यहाँ पे एक जो प्रोजेक्ट है जो कि मालदीव में चल रहा है, जो कि भारत के द्वारा सपोर्टेड है, और उसका नाम है ग्रेटर माले। आप देख सकते हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो आपको दिख रहा है, ये भारत के द्वारा जो है ये सपोर्टेड है मालदीव में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इशू क्या हुआ था, इशू यही हुआ था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने फोटोग्राफ्स जो है क्या किया, ट्वीट कर दिया। और ये लक्षद्वीप की विजिट का था जनवरी 4 को। उसके बाद से जो है सोशल मीडिया पे जो हुआ, उसके बाद जो मोईजी जो हैं उन्होंने, कह सकते हैं, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को तो ये डिनाई कर रहे हैं। और इन्होंने जो है, कह सकते हैं, वैसे तो इन्होंने अपने जो भी 3 मिनिस्टर थे उनको सस्पेंड कर दिया तुरंत, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इन्होंने जो है जो इलेक्शन जीता था वो भारत को बाहर करना, ठीक है, इंडिया आउट कैंपेन ये चलाया था। इसी के मुद्दे पर जो है इन्होंने इलेक्शन जीता था। तो ये यहां से स्टोरी बढ़ गई। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अगर हमारे व्यापारिक संबंधों की बात करें, अगर हमारे व्यापारिक संबंधों की बात करें, तो इंडिया इमर्ज एज मालदीव्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2021। भारत जो है मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन के उभरा है 2021 में। तो 2016 से लेकर 2022 के बीच में इनके और हमारे बीच जो ट्रेड हुआ है वो डबल हुआ है। अगर हम इंडिया से 2022 की बात करें तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स हुए गुड वो हुए हैं $495 मिलियन के लगभग। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है भारत जो है, कह सकते हैं, इंडिया जो है, इंडियन एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम मालदीव प्राइमरीली कंप्राइज स्क्रैप मेटल्स। हम स्क्रैप मेटल्स वहां से मंगाते हैं, लेकिन भारत क्या भेजता है वहां, भारत वहां क्या भेजता है मालदीव में? तो आप देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, और सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, राइस, स्पाइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब भेजता है, एंड पोल्ट्री प्रोड्यूस। और मैं आपको बताऊं कि मालदीव के लोगों को जब भी तबीयत खराब होती है, मेडिकल की कोई जरूरत होती है, तो मालदीव के लोग भारत आना ही प्रेफर करते हैं मेडिकल के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया। और ध्यान रखना है कि एक और पुल बना रहा है भारत जिसको हम बोलते हैं थिलामाले समुद्री पुल। थिलामाले समुद्री पुल, ये भी भारत जो है वहां बना रहा है। और भारत जो है मालदीव में चावल है, गेहूं है, ठीक है, साथ में ओनियन है, एग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, मतलब जो डेली यूज की जो चीजें होती हैं उन सबको भारत भेजता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय जब यहाँ पे कू हुआ था 1988 में, जब तख्ता पलट हुआ था, तो भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन कैक्टस, जिसका नाम है ऑपरेशन कैक्टस। 1988 में भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कैक्टस। और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन नीर। जो ड्रिंकिंग वाटर का जो है उसे हम बोलते हैं ऑपरेशन नीर, जो है भारत के द्वारा यहाँ पे चलाया गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि भारत जो है किस तरीके से मालदीव की हेल्प करता रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि आप देखेंगे कि ये हमारा एक इम्पोर्टेंट मैरीटाइम नेबर है, ये हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी के साथ जितना रिलेशन अच्छे रहेंगे अच्छा ही रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि
2013 से लेके 2013 से लेके और 2018 तक यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव 2013 से 2018 के बीच में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव पीपीएम, इसके नेता थे जिनका नाम था अब्दुल्ला यामीन। तो अब्दुल्ला यामीन जो थे वो चीन की तरफ उनका झुकाव था। आप समझिए, अब्दुल्ला यामीन जो है वो चीन की तरफ झुके हुए थे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसी के रूप में एक चाइना का प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं BRI, ठीक है, जिसको हम BRI बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो BRI का जो है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है चाइना का, इसमें कई देशों को शामिल कर रहा है। तो ये BRI का हिस्सा ये बन गए। बाद में मोहम्मद सोली आए, और मोहम्मद जब सोली आए तो हमारा जो रिलेशन इनका काफी अच्छा हुआ। और सोली ने क्या किया, 2018 से सोली थे, और सोली ने, ठीक है, यहाँ के जो राष्ट्रपति, यहाँ नाम लिखा हुआ है मोहम्मद सोली, यहाँ पे नाम लिखा हुआ मोहम्मद सोली, यामीन के बाद ये आए और इन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। इन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया और इन्होंने जो पॉलिसी लेके आए वो लेके आए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। जैसे भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वैसे ही इंडिया फर्स्ट। लेकिन बाद में फिर देखेंगे आप, इन्होंने एक वहां कैंपेन चला लिया, मतदाताओं को भड़का दिया, इंडिया को बाहर करेंगे, क्योंकि भारत यहाँ पे जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चाहे वो वहां के आर्मी पर्सनल है उनको ट्रेनिंग देने के लिए, पुलिस ट्रेनिंग देने के लिए, बहुत सारे भारत उस तरीके, भारत वहां मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने हेलीकॉप्टर दिए हुए हैं अपने सर्वेलेंसेस के लिए, ठीक है। और सवाल ये है यहाँ पे कि इन्होंने जो है ये 8वें राष्ट्रपति बन गए। जो मोइजी जो हैं, ठीक है, मोइजू जो हैं ये क्या बन गए, 8वें राष्ट्रपति के रूप में आए मोइजू। तो जो मोइजू जो हैं ये 8वें राष्ट्रपति के रूप में सामने आए। और जब ये राष्ट्रपति बने तो क्या होता है, जब सत्ता पलटती है तो फिर हम देखते हैं तो उसी समय इन्होंने अपने, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन भी उसी पर लड़ा था इंडिया आउट के बेस पे, तो इन्होंने सबसे पहला जो इन्होंने दौरा किया वो तुर्की का किया, जिसको हम टर्की बोलते हैं, तुर्की, ठीक है, तुर्की का जो है टर्की का दौरा किया। तो इससे समझ में आ गया कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी, इनकी जो विदेश नीति है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें बदलाव आ रहे हैं। क्योंकि परंपरा ये रही है कि जो भी मालदीव का राष्ट्रपति बनता है वो सबसे पहले भारत के विजिट पे आता है, इंडिया के विजिट पे आता है, लेकिन ये सब वहां चले गए। और सवाल ये है कि इस तरीके से हमें समझ में आता है कि इन्होंने किस तरीके से जो है ये चीन के फेवर में इस समय काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अब इन्होंने यहाँ पे जो है पहले ही कहा था, जब ये शपथ ले रहे थे, इनका ओथ सेरेमनी चल रहा था, तो इन्होंने अपने अपने एड्रेस में, इन्होंने संबोधन में बोल दिया कि भाई मालदीव से जो है भारतीय सैनिकों की वापसी होगी, भारतीय सैनिकों की वापसी होगी, ठीक है। भारत के जो सैनिक है मालदीव में इनको आप लेके जाओ, और मालदीव की जो सॉवरेनिटी है और जो लिबर्टी है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा इनका कहना था। कि देश में कोई भी, बाहर का कोई भी जो है वो भारत का, मतलब भारत का कोई भी जो सैन्यकर्मी भारत का यहां नहीं रहे, ऐसी पोजीशन इन्होंने क्रिएट कर दी। अब सवाल ये है कि एक एक और है, ये इसको बोलते हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। भारत और मालदीव कहां कहां एक साथ हैं, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में हम लोग हैं। ये कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव क्या है, समुद्री सुरक्षा के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए हम मीटिंग करते हैं। तो साहब आप ये समझ लीजिए कि इनकी मॉरिशस में मीटिंग हुई थी दिसंबर 2023 में। तो ये पूछा जा सकता है कि दिसंबर 2023 में कहाँ मीटिंग हुई है, तो ये
मॉरिशस में हुई थी। और यहाँ जो मॉरिशस में मीटिंग हुआ है, यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि मालदीव ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, मालदीव ने इसमें भाग ही नहीं लिया। तो मालदीव ने जब इसमें भाग नहीं लिया तो यहीं से समझ में आता है। उसके बाद हमारा इनके साथ एक जो वाटर होता है, वाटर एरिया में सर्वे करने के लिए हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था 2019 में। हमारा जल क्षेत्र में सर्वेक्षण करने के लिए एक जो सर्वे हुआ था, सर्वे के लिए जो एक समझौता हुआ था, साहब इन्होंने वो भी कैंसिल कर दिया। ये भी इन्होंने जो है, ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए समझौता हुआ था, ये भी इन्होंने क्या किया, कैंसिल कर दिया। आप मान के चले कि 2023 में मालदीव जाने वाले लगभग 11.2% भारतीय नागरिक थे। सोचो आप, भारतीय नागरिक थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मालदीव जो है कुछ समय के बाद समुद्र में डूब जाएगा, ये मान के चलो आप, ठीक है। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि इनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या जो है, इनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो समुद्र का जो लेवल है क्लाइमेट चेंज के कारण वो राइज हो रहा है। और समुद्र का बढ़ना, जब मालदीव डूब जाएगा तो क्या करें, अगर इनके पास कोई डिजास्टर आएगा तो क्या करें। देखो, आज ये चाइना से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने इनको हमेशा सपोर्ट किया है। कल को कोई इनको समस्या आएगी तो भारत सबसे पहले तुरंत खड़ा होगा सामने। चाइना तो बहुत दूर है, ठीक है। चाइना इतना, आज श्रीलंका के हालात आप देख लो, श्रीलंका को जिस तरीके से चाइना ने बर्बाद कर दिया। भारत ने अगर मदद नहीं की होती, भारत ने अगर मदद नहीं की होती तो आज श्रीलंका बर्बाद हो जाता। वही, पता नहीं इनको क्या हो गया है, मोइजी साहब को पता नहीं क्या हो गया है, तो पता नहीं क्या डिसीजंस ले रहे हैं। और भारत के सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, तो भारत के टूरिस्ट सभी लोगों ने, अब भारत के पास देखो इतना बड़ा समुद्र है, भारत के पास बीचेस बहुत है, भारत के पास बीचेस बहुत है, मतलब भारत के पास आइलैंड नहीं है। आप बोलेंगे सर आइलैंड कैसे नहीं है? अरे लक्षद्वीप में है हमारे पास आइलैंड, लेकिन हमने क्या किया है, उनपे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है, हमारी सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है। अब सरकार का ध्यान आया जब हमारे प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए, वहां दिखाया, अरे ये तो हमारे पास भी है, ये तो हमारे पास भी है जो मालदीव के पास है। तो मतलब मालदीव जिस तरीके से चीजों को डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है, जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, भारत भी कर सकता था। तो भारत ने इस सब मामले में बहुत देर कर दी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे ये कि भारत के बहुत ज्यादा नागरिक यहाँ जाते हैं, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो रेवेन्यू का सोर्स है वो टूरिज्म है। अब सोचो जब भारतीय लोग यहाँ जाएंगे नहीं तो क्या होगा। अब ये भाई साहब चाइना को बोल रहे हैं, फोन लगा के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जी ऐसा करो कुछ टूरिस्ट हमारे यहाँ भेज दो चाइना से। तो क्या कोई, आप सोचो, ये मालदीव पे जब भारत के लोग जा रहे हैं, क्या बोले। तो हमने चूंकि बायलेटरल ट्रेड के बारे में पढ़ लिया है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि बायलेटरल ट्रेड कितना है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो जिस तरीके से वहां एक पोर्ट बनाया था चाइना ने, कहाँ पे, हम्बनटोटा श्रीलंका में। तो कहीं हम्बनटोटा बनाया था श्रीलंका ने, हम्बनटोटा इसलिए बनाया था कि काफी अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे, तो जब हमारी रेवेन्यू होगी तो हम ईएमआई भरते रहेंगे। लेकिन कोविड आ गया बीच में, और कोविड आने के कारण ईएमआई भर नहीं पाए, क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद जो है, श्रीलंका का जो हम्बनटोटा है वो 100 साल के लिए लीज पे दे दिया श्रीलंका ने चाइना। तो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है, कहीं मालदीव एक हम्बनटोटा की तरह ऐसी स्थिति में ना आए, ऐसा डर लग रहा है। अगर हम भारत मालदीव के विवाद की बात करेंगे, तो जो मुइज्जू हैं, इनको मुझे लगता है कि जो जियो पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स होनी चाहिए उसकी, इनको जो है भूगोल जो है उसका, वो नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोटा सा देश है ये, जिसको हम माइक्रो पावर कह सकते हैं। छोटे देश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, इसी का फायदा है इसको। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया आउट तो इन्होंने किया ही है, लेकिन आज मालदीव के सामने जो समस्याएं हैं,
वो इस्लाम की समस्या, कट्टर इस्लाम, जिसको हम बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, इंग्लिश में हम बोलते हैं रेडिकलाइजेशन। आज मालदीव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज रेडिकलाइजेशन का है। रेडिकलाइजेशन क्या होता है? जैसे मालदीव आप जाते हैं तो आप बीच पे जाइए, खूब खूब जो है आप एंजॉय कीजिए, शराब पीजिए। मैं कहता हूँ शराब पी के ही कह सकते हैं वाइन पी के ही आप जो है गिरिए, कुछ भी करिए। लेकिन आप जो मालदीव है, मालदीव के अंदर जो वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे पैसा नहीं कर सकते, वहां पे शराब अलाउड नहीं है। मतलब वहां पे जो लोग हैं, क्योंकि देखिए वहां पे आप घूमने जा नहीं सकते हैं, वहां पे अगर आपको जाना है तो वहां पे समुद्र के बीच में जो आइलैंड्स है उन्हीं पे रहना पड़ेगा। और वहां पे जो पोर्ट है, ठीक है, मालदीव जो पोर्ट, मालदीव जो आपका कह सकते हैं एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट पे जहाज आपको लेके आएगा, ठीक है, एरोप्लेन आपको लेके आएगा। फिर वहां से आपको जो है पानी वाले जो शिप होते हैं, पानी वाले जो आपके जो प्लेन होते हैं वो लेके जाते हैं, और वो जाके समुद्र में उतरते हैं जाके। तो आपको एक आइलैंड पे ही रहना पड़ता है छुट्टी मनाने के लिए, आप आइलैंड से इधर उधर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मालदीव में रेडिकलाइजेशन बहुत है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग मुस्लिम लोग कम्युनिटी के। रेडिकलाइजेशन का मतलब ये है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि पहले मैं आपको थोड़ा सा ये डिस्कस कर दूं रेडिकलाइजेशन के बारे में, फिर मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे रेडिकलाइजेशन के बारे में आप देखेंगे कि जो इस्लामिक स्टेट है जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसमें सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट हैं वो मालदीव से गए। इससे ये समझ में आता है सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट हैं मालदीव से गए हैं। तो ये समझ में आता है कि यहाँ पे रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज। तो मालदीव का चैलेंज क्या है ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया। देखिए मालदीव की इकोनॉमी जो है बहुत तबाह हो गई थी कोविड के समय में। मालदीव की जो जीडीपी है उसमें 35% की गिरावट आई थी, राइट। मिजोरम के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है, जो कोविड के समय की बात करें, कोविड के समय ये मिजोरम के बराबर हो गई। और 2022 में मालदीव की अर्थव्यवस्था बहाल होकर जो है कह सकते हैं कि 6.17 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी, जो पौंडीचेरी के जीएसडीपी के बराबर है। तो मतलब भारत से मैं आपको यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, भारत से जो दूरियां बना रहा है भारत के लिए मुश्किल नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ये इग्नोर नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मालदीव की भी डिपेंडेंसी भारत के ऊपर बहुत ज्यादा है। आप कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी कोशिश कर लें मोइजू, लेकिन मोइजू वो नहीं कर सकते हैं हमारे बीच जो ट्रेड है, हमारे ऊपर जो डिपेंडेंसी है, जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको थोड़ी देर दूर कर सकते। हमारा जो डिफेंस का जो पोर्शन है, हमारा जो डिफेंस का पार्ट है, वहां भले ही वो दूरी बना रहे हैं, लेकिन हम लोग इतने करीबी हैं कि बहुत सारी चीजें चाहकर भी नहीं कर सकते। भारत के सामने एक सबसे अच्छा ये है कि भारत के लोग अब छुट्टियां मनाने जाएंगे तो प्रयास करेंगे वो कि अब लक्षद्वीप जाए, एक तो भारत में ही है। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सरकार ने अभी डिसाइड किया कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ताज वालों ने बोल दिया कि हम कह सकते हैं 5 स्टार होटल्स वहां बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है अब लक्षद्वीप को डेवलप किया जाएगा। लेकिन मेरा कहना है ये कि लक्षद्वीप को भले ही डेवलप किया जाए, लेकिन वहां के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है, जो लक्षद्वीप बचे हुए हैं साफ, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई पर्यावरणीय जो पोल्यूशन है, पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको यही डिस्कस कर चुका हूँ कि जिस तरीके से जो श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका परेशान है, उसी तरीके से मालदीव के हाल ना हो जाए कहीं, ठीक है। मतलब चीन को गले लगाकर जो है ओइजू साहब जो है बहुत गलत स्टेप जो है उठा रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। ये यही दिखाता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट्स फॉर द मालदीव टूरिज्म इंडस्ट्री, देखिए आप ये डेटा है आपके सामने। इसमें सबसे फर्स्ट रैंक पे आप देखेंगे ये इंडिया है, ठीक है। अब साहब इसी बीच मालदीव ने भारत को एक बता दिया है कि आप अपनी सेनाएं, जो अपने आर्मी के जो पर्सनल्स हैं, आपके हमारे आर्मी के पर्सनल्स वहां 88 हैं, वो मार्च 15 तक जो है आप इनको हटा लें, ऐसा जो है अभी उनके
राष्ट्रपति जी ने कहा है। देखिए आप, ये अभी अपडेट है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है कि आप देखिए कि हमारे जो 88 इंडियन ट्रूप्स हैं यहाँ, तो यहाँ पे उनकी मदद के लिए रहते हैं, ठीक है। और इन्होंने चूंकि इलेक्शन ही उस पर जीता है, किस पे जीता है, विड्रॉल ऑफ द इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम, राइट, फ्रॉम Maldives was a key election promise of Moizu। उन्होंने क्योंकि इलेक्शन भी उसी पे जीता है, इसीलिए इस पे एक्शन ले रहे हैं। और देखिए कोई सडन शिफ्ट नहीं हुआ है, ये जो अचानक ही ऐसा शिफ्ट हो रहा है, ये सडन शिफ्ट नहीं है। ये मैंने आपको पहले स्टोरी बता दी है इसके पीछे, ये कहां से कैसे स्टार्ट हुआ ये। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इंडिया ने क्या मदद किया है। इंडिया ने, आप देखेंगे कि यहाँ पे रडार एंड सर्विलेंसेस एयरक्राफ्ट जो है, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि पर्सनल ऑपरेट इंडिया स्पॉन्सर्ड रडार्स एंड सर्विलेंसेस एयरक्राफ्ट, इंडियन वॉरशिप्स इन द रीजन, ठीक है। भारत ने यहां पे कह सकते हैं कि सर्विलेंसेस एयरक्राफ्ट मालदीव को दिए हुए। किस लिए दिए हैं, वॉरशिप्स इन द रीजन हेल्प पेट्रोल द कंट्रीज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्चुअली इनको जो 800 किलोमीटर का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके लिए, भले ही छोटा है, लेकिन मालदीव जो है हमारे कह सकते हैं लिए बहुत ही रीजनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पे आप देखेंगे कि चूंकि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, इसलिए भारत ने यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर भारत ने दिए हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट मोइजी अर्लियर एक्नॉलेज द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द 2 हेलीकॉप्टर्स, द ध्रुव, ठीक है, ध्रुव। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय सोल्जर हैं और हमने हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, इनको सर्वेलेंसेस के लिए सारी चीजें दी हुई हैं। किसके लिए दी हैं, हमने इनको इसलिए दी हुई हैं ताकि हम इनको जो है एक डिजास्टर के समय इनको हेल्प मिल सके, एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए दिया हो। हमारा कोई ऑब्जेक्ट चाइना के जैसा नहीं है कि हमें वहां कब्जा करना है, हमारा कोई ऐसा नियत ही नहीं है भाई, हम तो हेल्प कर रहे हैं इनके। अब इसी बीच जो है, अब चूंकि ये मुद्दा तो उठ गया था, तो मुद्दा उठ गया तो मोदी साहब क्या हुए, तुरंत अपना उन्होंने अटैची पैक किया, सामान पैक किया और निकल गए चाइना। फ्लाइट पकड़ी, 5 दिन के लिए चाइना पहुंच गए साहब। अब सोचो, चाइना ने सोचा अच्छा मुर्गा फंस गया है, ठीक है, और इन्होंने जो है 21 तोपों की सलामी दी मालदीव को, मालदीव के प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट साहब तो खुश हो रहे होंगे बहुत, अरे मुझे 21 तोपों की सलामी मिल गई। अच्छा उनका डिनर हुआ होगा वहां पे, ठीक है, बहुत ज्यादा। आप देख रहे हैं, आप दोनों लोग हंस रहे हैं, इनके जो चेहरे के लैंग्वेज दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हम दोनों लोग दोस्त हैं, अब हम इंडिया को देख लेंगे। शायद मुझे लगता है ऐसा सोच रहे होंगे, चाइना तो जरूर सोच रहा होगा। और यहाँ पे जाके इन्होंने साहब क्या किए, 20 एग्रीमेंट्स कर लिए इनके साथ, इन्होंने 20 समझौते जो है वो हस्ताक्षर किए। तो ये 5 दिन रहे वहां, इनके पास इतना टाइम है कि 5 दिन तक चाइना में बने रहे। जबकि हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो आपको पता होगा 1 या 1.5 दिन में ज्यादा से ज्यादा, जो बहुत ज्यादा नहीं रुकते, उनका टाइम नहीं होता है। ये साहब 5 दिन की छुट्टी बनाने चाइना चले गए, ठीक है। देखिए साहब इनका कैसे वेलकम हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया 21 तोपों की सलामी दी गई, ये भी सोच रहे होंगे कितना। और उसके बाद देखिए, पहले ये खुश हैं, और उसके बाद जैसे ये मालदीव पहुंचे, फिर इनका चेहरा आप देख सकते हैं, एकदम गुस्से में। नहीं साहब, आप तो इंडिया नहीं रहेगा, इंडिया आउट कैंपेन, ठीक है। और इन्होंने आके जो है क्या क्या बक दिया, देखो आप, इन्होंने आके यहाँ पे बोला, क्या बोल रहे हैं देखो, हम छोटे हैं, हम छोटे देश के लोग हैं, लेकिन आपको किसने लाइसेंस दिया है हमको हमको धमकाने का, हम स्वतंत्र हैं, हमको कोई धमका नहीं सकता है। और इंडियन ओशन किसी एक देश का नहीं है, इंडियन ओशन किसी एक देश का नहीं है,
और हम छोटे हैं और किसी देश को लाइसेंस नहीं हमको धमकाने का, हम स्वतंत्र हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और ऐसा बोल के कितना खुश हो रहे हैं। ये स्थिति जो है इनकी है। ठीक है साहब, इन्होंने बोल दिया कि आप अपने जो है आर्मी जो अपने जो आर्मी पर्सनल से इनको यहां से निकालिए, 15 तारीख डेट भी दे दी। अब हम बात एक करते हैं कि इंडिया और मालदीव के बीच जो रिलेशन है हमारे, ये बहुत क्रूशियल रिलेशन है। देखिए आप, सिग्निफिकेंट पोजीशन इनकी, क्योंकि हमारा मैरीटाइम नेबर है ये इंडियन ओशियन रीजन में। और भारत की एक पॉलिसी है, क्या भारत का एक इनिशिएटिव है जिसको हम सागर इनिशिएटिव कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो इंडियन ओशियन का रीजन है उसमें हमारा एक प्रोग्राम है, हमारा एक इनिशिएटिव है जिसको हम सागर कहते हैं। मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसे हम सागर कहते हैं। तो सागर इनिशिएटिव भारत का इसीलिए है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है। तो उसके बाद सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन जो कंट्रीज है उनका एसोसिएशन है ये, रीजनल कॉपरेशन के लिए। सार्क में हम साथ में हैं। उसके बाद IORA जो है, IORA का मतलब होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी मालदीव और हम साथ साथ में हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कह सकते हैं कि हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है, हम ब्लू इकोनॉमी का हमारा जो इनिशिएटिव है कि समुद्री संसाधनों से हम कैसे अपने आप की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें, उसका भी हिस्सा है मालदीव। और बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मालदीव नहीं है। बिम्स्टेक में मालदीव नहीं है। इन 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 संगठन में जो है मालदीव हमारे साथ में। और सिक्योरिटी जो कोलंबो सिक्योरिटी इनक्लेव है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया, वो अलग बात है। चलिए साहब, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो डिफेंस रिलेशंस हैं उसमें उसने क्या किया, अपने आप को हेजिटेट किया। और जो मॉरिशस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो हुआ था उसमें इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये मैं तो आपको बता ही चुका हूं पहले कि ये जो वाटर का जो सर्वे मालदीव इंडिया एंड हाइड्रोग्राफी पैक्ट जो है वो क्या किया है, वो कैंसिल किया है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। द रिसेंट डिसीजन बाय मालदीव टू रिवॉक द हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट, ये टर्मिनेट कर दिया, ये 2019 में हुआ था। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब हम देखते हैं कि मालदीव का क्या महत्व है भारत के लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। तो इसके पॉइंट्स आप ध्यान रखना कि किन पॉइंट्स पे आपको बात करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। भाई पूरा व्यापार जो है यहां से होता है, इस रास्ते से पूरा मॉले से होके पूरा इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो वहां से होता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से जो एनर्जी सप्लाई है सब कंट्रीज यहीं से करते हैं, यहाँ से ट्रेड होता है। तो ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है मालदीव। और दूसरी बात, भारत की सुरक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। देखो मिनिकॉय के पास में है। अब मान लिया, सोचो जरा ध्यान से, चाइना के साथ इसकी दोस्ती हो जाए और चाइना यहाँ पे एक नेवल बेस कैंप बना ले मालदीव में, तो भारत के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा देखेंगे कि ये जो है सिंस चाइना स्टार्टेड टू सेंड नेवल शिप, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि चाइना जो है वो अपने नेवल शिप जो है वो इंडियन ओशन में भेज रहा है। तो ऐसे में, और एंटी पायरेसी के नाम पे जो समुद्री लड़ाके होते हैं, जो समुद्र में डकैत होते हैं, जो जहाजों को लूट लेते हैं, ठीक है, जनरली सोमालिया के लोग हैं। सोमालिया के पास कुछ है नहीं एक्चुअली। तो सोमालिया के पास कुछ है नहीं तो उनका एक बिजनेस है। क्या बिजनेस है कि समुद्र में जो भी जहाज आते हैं उनको उनको किडनैप कर लेते हैं, ठीक है, हाईजैक कर लेते हैं उनको, और हाईजैक करने के बाद फिर उसमें से जो लोग होते हैं उनसे फिरौती मांगते हैं, ठीक है। और फिर जो है इस प्रकार से जो है आप देखेंगे कि एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के नाम पे जो है ये अपना प्रेजेंस यहाँ पे दे रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है। चाइना के इन्फ्लुएंस के कारण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना का जो इकोनॉमिक प्रेजेंस हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए भी मालदीव हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, हमारे लिए कंसर्न है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था उसी का आंसर है ये। और मालदीव जो है मेंबर भी है सार्क का।
और साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर साउथ एशिया में हमको एक पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो सभी देशों के साथ हमारे संबंध भी अच्छे होने चाहिए, रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए। और हमारे कुछ भारतीय यहाँ रहते हैं, लगभग 25,000 के आसपास। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इंडिया के लिए एक अच्छा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है कि मालदीव के लोग भारत में ही आते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है, जिस तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस आप देखेंगे, चैलेंज देखेंगे कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगी, सिग्निफिकेंस क्या है, इंडियाज इंटरेस्ट इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसका इंपॉर्टेंस है। नेवर फर्स्ट सागर जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इंडिया ड्रिवन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो अभी मैंने आपको बताया था। सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव फॉर इंडिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस मैप को समझना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखिए ये माले हैं, देखिए ये श्रीलंका का हम्बनटोटा है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स, ये पूछा था ना स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स क्या है, अभी क्वेश्चन आया था मेंस में। स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स क्या है, स्ट्रिंग पॉल्स इसके द्वारा जो है एक भारत को चारों तरफ से इससे घेर रहा है। भारत अपने चाइना जो है अपने क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे म्यांमार में कर रहा है, यहाँ पे ये देखिए। उसके बाद इसने हम्बनटोटा में किया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये चिटगांग पोर्ट है, यहाँ पे बांग्लादेश में आप देखेंगे यहाँ पे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे हम्बनटोटा है ये, फिर यहाँ पे मौले है, फिर ग्वादर, ग्वादर पाकिस्तान में। तो उसने देखो चारों तरफ से भारत को घेर लिया है, ये देखिए आप इस तरीके से। फिर यहाँ पे इस तरीके से उसने, ये स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स है, यहाँ से पूरा उसने जो है इंडोनेशिया में कब्जा कर रहा है और पूरे जो है अपने बेस बना रहा है। भारत की बहुत सुरक्षा की चिंता है ये, और ये ध्यान रखना। और ये ऑयल शिपिंग लेन्स है, ये वाली ऑयल शिप यहाँ से, यही सोमालिया से गुजरते हैं ना, मैंने भी आपको बताया था। ये जो रूट है ना, इसी के लिए मालदीव का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे हमने दो चीजें समझी हैं, स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है, ये भी आपको। भारत को घेरने की जो नीति है, मोतियों की माला जो है ये मोतियों की माला जो है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, उसने भारत को चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मालदीव जो है, मालदीव ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है चाइना के साथ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ में साइन किया है मालदीव ने, भले ही अभी मजलिस ने इसको अप्रूव नहीं किया है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। अब यहाँ पे आगे क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया एंगेजमेंट देखिए बहुत जरूरी है, बातचीत करना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा चीजें बदलती रहती हैं, जीवन में हमेशा एक जैसा जीवन नहीं रहता है, हमेशा चेंजेस आते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत को बहुत, नेपाल के समय में भारत ने बहुत शांति का परिचय दिया था, जब नेपाल भारत के ऊपर एलिगेशन लगा रहा था। तो भारत को भी शांत रह के ही जो है ये सारी चीजें सुलझाई जा सकती हैं। प्रतिक्रिया देने से बहुत कुछ नहीं हासिल होगा, ऐसा मेरा मानना है। और हम बात करेंगे कि हमारे और लक्षद्वीप, हमारे और ये मालदीव के बीच में कौन कौन सी जॉइंट एक्सरसाइज होती है, तो ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये जॉइंट एक्सरसाइज है जिनको एक बार आप नोट कर लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती है। ये सारी जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि मालदीव और भारत के बीच में होती है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट है, दोस्ती है, और ये एकता है, और ये एक्सरसाइज शील्ड है। तो ये जो है जॉइंट एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज जो है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, ये होती है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, तो कृपया जो है आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा। अब ये एक क्वेश्चन है आपके लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें आंसर भी दिया हुआ है। तो 8 डिग्री चैनल जो है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि छोटा सा है ये
बिकॉज ऑफ 800 किलोमीटर लॉन्ग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत के लिए, इसलिए इसका काफी महत्व है। अब हम कुछ लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे, क्योंकि लक्षद्वीप से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हमने 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल समझ लिया है, जान लिया है, लेकिन अब हम देखेंगे थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में जान लें। लक्षद्वीप ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी में हम देखेंगे तो ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है इसका, जो कह सकते हैं हमारे लक्षद्वीप का। तो लोकेटेड बिटवीन 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है ये। नॉर्थ लैटिट्यूड का मतलब हो गया इक्वेटर से ऊपर जितने भी लैटिट्यूड होंगे वो नॉर्थ होंगे, इक्वेटर से नीचे जितने भी होंगे वो साउथ होंगे, सदर्न होंगे। तो ये आप लिख लीजिए। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड का मतलब ऐसे ऐसे में, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये जो लाइन खींची जाती है ये वाली, ये लैटिट्यूड हो गया अर्थ, इमेजिनरी लाइन, और ये वाली क्या होगी, लॉन्गिट्यूड हो गई। तो मतलब लॉन्गिट्यूड मतलब कितने के बीच में है ये, ऐसे कितने के बीच में लैटिट्यूड हो गया, ऐसे कितने के बीच में ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ये मैं आपको बता रहा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपसे पूछी जाएगी लक्षद्वीप के बारे में, जो कि हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाते, तो यही मैंने लक्षद्वीप को कवर कर रहा हूं मैं आपको, तो आप लिख सकते हैं। और ये 200 से लेकर 440 किलोमीटर जो है, ये हमारा जो कोचीन है, कोची जिसको बोलते हैं, ये केरला में है, वहां से है। और ये जो मैरीटाइम बाउंड्री है हमारी मालदीव के साथ में, ये डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल मैंने आपको पहले बताया, मिनिकॉय से लक्षद्वीप को, जो लक्षद्वीप के मेन आइलैंड्स हैं उनसे अलग करता है। और ये सब जो बने हुए हैं किसके बने हुए हैं, कोरल्स के बने हुए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2011 की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन वहां की है 64,429, 2021 के सेंसस के हिसाब से। 93% जो पॉपुलेशन है यहाँ की इंडिजीनियस है, मुस्लिम से मेजोरिटी में, और ये सुन्नी सेक्ट के हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ बोले जाने वाली जो भाषा है मलयालम है, सभी आइलैंड्स में बोली जाती है। और यहाँ जो बोलते हैं मिनिकॉय में, ये मिनिकॉय में आप जो बोलते हैं ये महल बोलते हैं, महल भाषा, जो कि दिवेही स्क्रिप्ट में लिखी गई है। दिवेही, ये पूछा जाता है एग्जाम में, दिवेही स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, जो कि मालदीव में भी बोली जाती है, एंड इज स्पोकन इन मालदीव ऑल्सो। और पूरा यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट नहीं है, देयर आर नो शेड्यूल कास्ट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, अच्छा रहेगा, कि भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन से किस राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में है। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटी हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द कोरल रीफ इन इंडिया। वो है आपका अंडमान निकोबार। इसका आंसर लक्षद्वीप नहीं है, अंडमान एंड निकोबार है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका ध्यान रखना, आंसर अंडमान निकोबार है। और मैं आपको और एक चीज बता दूं, एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, और यहाँ पे जो है 36 आइलैंड है, 36 आइलैंड है ये। ठीक है, और एरिया यहाँ का 32 स्क्वायर किलोमीटर है। एक इट इज अ यूनि डिस्ट्रिक्ट यूटी है, यूनि डिस्ट्रिक्ट यूटी। 12 एटॉल्स है यहाँ पे, 3 रीफ्स हैं। इसका जो कैपिटल है वो कवरत्ती है, कैपिटल राजधानी कवरत्ती है, कवरत्ती नीचे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के, अरे अरेबियन सी में 36 आइलैंड,
और 36 आइलैंड 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 12। और यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं वैसे तो 36 है, लेकिन मेन आइलैंड ये है कवरत्ती, अगत्ती, मिनिकॉय, अमीनी। कवरत्ती, अगत्ती, मिनिकॉय, अमीनी। पहले इनको कहा जाता था लक्काद्वीप, मिनिकॉय, लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप आइलैंड। पहले इनका नाम ऐसे बोला जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे फिर देखते हैं किससे बने, कोरल से बने। ये मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ये यूटी है, इसका प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी कवरत्ती में है। अब इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते, इस प्रश्न का आंसर सभी को मैसेज करना है। और एक बात बताऊं, एक और चीज और बता दूं, यहाँ के लोगों का जो मेन बिजनेस है, ऑक्यूपेशन जो है, जो पेशा या जो रोजगार है, वो फिशिंग है और कोकोनट है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, तो बाकी का आंसर आप कर सकते हैं। आंसर मुझे मैसेज करिए आप लोग। मैं देखता हूं किस किस का आंसर सही आता है। वेरी गुड बेटा, एकदम सही, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। तो इस तरीके से जो है ये लेक्चर निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो बेटा आपको भी कुछ चेंजेस चाहिए था, एक ही टॉपिक पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ एक ऐसा टॉपिक और लाया जाए साथ में, तो थोड़ा साथ में चले, क्योंकि अभी प्रीलिम्स पास में तो थोड़ा करंट अफेयर्स साथ साथ में तैयार होता जाएगा तो अच्छा रहेगा, और हमें भी थोड़ा पढ़ाने में मजा आता है। तो हमने सोचा कि आज करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम कैसे करेंगे, मैं डिसाइड करूंगा कि इसी दिन, जिस दिन करंट अफेयर्स लेना होगा, तो उस दिन करंट अफेयर्स लूंगा मैं, और जो भी टॉपिक चल रहे होंगे जो मुझे लगेगा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कहानी के लिए नहीं, और उनको हम डिस्कस करें। इससे सारे क्वेश्चन जो है आप कवर कर पाएंगे, और बीच बीच में हम पुराने टॉपिक भी लेके, हमारा टारगेट है हम इसको फरवरी तक करंट अफेयर्स को कंप्लीट करें, फरवरी तक, पिछले एक साल का। ठीक है, थोड़ा स्लो मोशन में जाएगा, बट हम टारगेट ये रख के चलते हैं, और बाकी हमारा जैसा सिलेबस चल रहा है वैसा चलेगा। ठीक है बेटा, तो हम मॉर्निंग में मिलेंगे, हम मॉर्निंग में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। ठीक है बेटा, चलिए, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट सर। नाइट बेटा, गुड नाइट।